जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम सुरेश केम और आपकी खुद की क्लास एग्रेरियन क्लासेस में। मैं हूं आपका साथी एसडीएम सुरेश केम और स्वागत है आपका हमारा अनुभव आपकी उड़ान के अगले भाग, संविधान के अगले भाग, जिसका नाम है मूल अधिकार। मैंने पिछले वीडियो में आपको मूल अधिकार के बारे में बताया था। अब मूल अधिकार के जो अगला अधिकार है, जो समानता का जो अधिकार है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं, जो भी मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर मैं उनके सामने बोलूं ये जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 1 मिनट इस चीज़ के बारे में अपन सोचते हैं तो हमारे सामने सारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। अगर मैं पहले फ़ोटो के बारे में बात करूँ मैं आपसे, ये फ़ोटो में एक तरफ तो बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं, मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पॉश इमारतें, तो उसी तरफ जो झुग्गी झोंपड़ियों का भंडार देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा फोटो में आप देख लीजिए, एक तरफ बच्चा एक तरफ बच्ची है, उन दोनों में बीच में कंडीशन देख लीजिए। तीसरा अगर देख लीजिए, एक बच्चा, 2 बच्चे तो जा रहे हैं पढ़ने के लिए और एक बच्चा अपने रोजी रोटी, अपने पेट के लिए अपने प्रयास कर रहा। अगली बात करें, एक बच्चा बाहर बैठा, होटल के बाहर बैठा हुआ, रोटी के लिए तरस रहा और अंदर एक माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही है। फिर मैं बात करूं अगला, एक तरफ किसी भी संस्था या किसी भी निगम में या किसी भी जगह पर महिलाओं को अपने काम के लिए कम पैसा मिलता है और उसी तरह एक पुरुष को उसी काम के लिए अलग से पैसा मिलता। दलित को मंदिर में पूजा करने के रोका गया, क्यों? और सबसे बड़ी बात है ये, अगर सबरीमाला मंदिर के एग्जाम्पल की बात करूं, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की रोक दी। एक छोटा सा और मन को भावात्मक रूप से करने वाला एक चीज़ सामने आती है, अखबार की कटिंग आती है, मैं वाल्मीकि हूँ मैडम, मेरे हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा। इस तरह के वीडियो, इस तरह से फोटो आपके मन के जो हमको एक कचोटते हैं, जो ये कहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हैं। तो आपके बात समाधान की बात करूं कि ये चीज़ें ऐसे, अगर कोई सोचता है ये चीज़ें होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई व्यक्ति सोचता कि यार ये तो चलता रहेगा, पहले भी चला आया, आज भी चलता रहेगा और मेरे बाप दादा भी ऐसा करते थे और मैं भी ऐसा करूंगा, अगर वो ये सोचते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों, जो इस फोटो में जो चीज़ दिख रही है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं एग्जाम्पल दूँ आपको सामने, एक बच्चा पैदा होता है, स्वस्थ होता है, सुंदर होता है और बहुत हंसमुख होता है। अगर इस बच्चे को इस प्रकार की जो फोटो में जो चीज़ बताया है, फोटो में जो चीज़ बताया है कि अगर वो महिला है पुरुष हो, उसमें भेदभाव करें, और अगर वो कोई किसी निम्न कास्ट से बिलोंग करता है उसमें प्रतिबंध लगाएं। यदि कोई व्यक्ति महिला, ये बच्चा अगर महिला हो, उसमें कोई दबाव डाले कि आप ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो कंडीशन क्या होगी? तो ये बच्चा स्वस्थ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और बच्चों की इस प्रतिबंध बंदी से, इतनी घटनाओं की वजह से ये बच्चा पलट कर ऐसा हो जाएगा, मतलब बच्चा कुपोषित हो जाता। मतलब अगर स्वस्थ बच्चों को अगर आपको पोषण नहीं मिलता तो बच्चा इस तरह की कंडीशन हो जाता है, और जब बच्चा ऐसा होता है पूरा समाज कुपोषित हो जाता है। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि जब समाज में किसी प्रकार की असमानताएं होती हैं और इस तरह की कंडीशन होती है, तो उस वजह से समाज दूषित होने लग जाता है, समाज में असमानता नहीं लगती है और समाज विकास नहीं कर पाता है। उसी विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल अधिकार में एक प्रावधान दिया है, जिसका नाम है समानता का अधिकार। तो मेरे दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि समानता की ज़रूरत क्यों है, समानता के जो मूल अधिकार उसकी ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत यह है कि इस प्रकार की जो बंदिशें दी जाती हैं लोगों के, एक प्रकार की बेड़ियाँ बांध की जाती हैं जिसके वो व्यक्ति विकास न कर पाते और जिससे वो व्यक्ति अपने मूल जो पूर्ण विकास है, संपूर्ण व्यक्ति का विकास न कर पाए, उन चीज़ों को रोकने के लिए असमानता आती है। तो उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए मूल अधिकार का जो पहला अधिकार दिया, समानता का अधिकार, उसको दिया गया। समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समानता का सही अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे और सबको समान उन्नति का समान अवसर मिले। मतलब अभी तक जो असमानता क्यों आती है, जब किसी वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया जाए, मतलब पुरुष को विशेष अधिकार दे दें तो महिला प्रताड़ित हो पड़ेगी, किसी उच्च वर्ग को विशेष अधिकार दिया जाए तो दूसरे वर्गों को प्रॉब्लम होती है। यदि किसी
वर्ग विशेष को कुछ विशेष अधिकार दिया जाए, कोई पदवी दी जाए, उसकी वजह से दूसरे लोग हरास होते हैं, तो उस वजह से असमानता आती है। असमानता आती को व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता, उसको रोकने के लिए समानता का अधिकार दिया गया। समानता का अर्थ नहीं है प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। समानता का अर्थ यह है कि कोई वर्ग विशेष वाला वर्ग नहीं, मतलब सभी लोग समान हैं और सबको उन्नति का समान अवसर मिलता है। इसी के वजह से समानता को भारत की संविधान की प्रस्तावना में समता का अधिकार प्रदान किया गया। समता भी दी जाती है और सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान की जाती है। अगर मैं समानता की बात करूं, समानता मूल अधिकार के रूप में है समता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। अगर मैं पहली बात कहूं 14, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति की बात करती है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों की अंत की बात करती है। मतलब समानता का अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 5 अधिकार आपको दिए गए समानता में। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, धर्म, मूल, जाति, वर्ग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगला लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। अगर मैं बात करूं समानता की जो शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी के अंत में जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई, उसी फ्रांसीसी क्रांति से समानता की मूल रूप से व्याख्या मानी जाती है। क्योंकि इस समानता में जो क्रांति हुई, इस फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, वो भूमि सामंतों, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ होती थी। और ये ऐसे वर्ग थे जिनको विशेष अधिकार प्रदान होते थे। उस वर्गों के खिलाफ एक आम नागरिकों ने विद्रोह किया। क्रांति के पश्चात समानता का जो अधिकार प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और इसलिए भारत में समानता का अधिकार प्रदान किया गया। जैसे मैंने पूर्व वीडियो में आपको पता है कि मूल अधिकार की समिति बैठी थी। समिति के द्वारा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का प्रावधान दिया, और जिसमें 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार प्रदान किया गया। और भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार की सूची में समानता का अधिकार को सूचना को स्थान दिया गया। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है, और जिसमें कहते हैं जिसमें देश के प्रत्येक नागरिकों को सभी क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान करने की बात की गई। तो इस वीडियो में मैं आपको समानता के अधिकार का जो पहला अधिकार दिया है, समता का अधिकार, जो विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की जाती है, वो है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 14 ये निश्चित करता है कि भारत राज्य में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, यहाँ नागरिक के साथ साथ अन्य व्यक्ति भी आते हैं, उन व्यक्तियों को भी इस प्रकार का समता का अधिकार प्रदान किया गया। इस फोटो में आप सारे देख लीजिए, समानता का अधिकार मतलब है ये विधि है, विधि का तुला है जिसमें सभी व्यक्तियों को समानता का व्यवहार किया है। अगर इसमें बात करें, इसमें 2 चीज़ें आती है। पहली चीज़ आती है विधि के समक्ष समानता, दूसरी जाती है विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों चीज़ों को हम एक छोटे से रूपरेखा के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला आता विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता में इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने समानता का अधिकार। मतलब इसके प्रावधान ब्रिटिश के संविधान से लिए गए। मतलब जो विधि से समानता, रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, और विधिक से समानता का ये एक नकारात्मक वाक्यांश है। नकारात्मक मतलब टोटली तटस्थ की बात करता है।
कोई उसके सामने कोई दूसरी चीज़ें नहीं आती, केवल केवल जो नियमों में जो लिखा है उन नियमों की पूर्ति की जाएगी। मतलब रूल ऑफ लॉ। ये डाइसी नामक विचारक हुए, उन्होंने ये रूल ऑफ लॉ जो विधि की समानता की बात करती है। अगर इसमें मैन मातों की बात कर रहे हैं, न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात कानून अंधा होता, जो उसके नॉर्म्स दिए हैं, जो नियम दिए हैं, उन नियमों की जो पूर्ति होती है उसके अनुसार ही उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा। मतलब जो न्याय की देवी कहती है, न्याय की देवी के हाथ तलवार है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है और तराजू हाथ में दिए हैं। मतलब ये कहता है कि कानून के कटघरे के सामने, कानून की नजर के सामने सभी व्यक्ति समान है और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई विशेष अधिकार का, इसी की वजह से आंखों के पट्टी और हाथ में तराजू लेने की बात ये की हाथों में तलवार और तराजू लेने की बात ही की जाती है। जो ये कानून की देवी जो ये कहती है कि कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान है। अगर न्याय के द्वार में कोई भी व्यक्ति आता है तो विधि के समानता की बात में आता है, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा आता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। मतलब सभी को समान अपराधों के लिए समान सजा मिलेगी। अगर इतिहास के झरोखे में झांक के बात करें, जो राजशाही शासन है या पुराना जो पुरातनपंथी शासन था, कुछ विशेष अधिकार वाले व्यक्तियों के बारे में अपराध की बात की जाए तो कुछ ऐसे विशेष अधिकार वाले लोग भी थे जो कोई भी प्रकार का क्राइम करते हैं तो उनको सजा कम मिलती थी, और कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे तबके भी थे जिनको छोटे से क्राइम में बहुत बड़ी सजा दी जाती है। मतलब रूल ऑफ लॉ लागू होने से पहले मतलब नियमों में इतना विद्वेष, इतना भेदभाव था, किसी व्यक्ति को छोटे से अपराध में सजा फांसी की मिल जाती थी और कोई व्यक्ति अगर मर्डर भी कर लेता उसको फ्री कर दिया जाता। उन चीज़ों को रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ, विधि की समानता की बात कही, जो ये कहता है कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने खून किया है उसको भी फांसी की सजा मिलेगी, और किसी बड़े राजा ने भी अगर कोई खून किया उसको भी वैसी ही सजा मिलेगी। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, मंत्री हो संतरी हो, अफसर हो या कर्मचारी हो, या छोटा व्यक्ति हो बड़ा हो, लंबा हो लूला हो लंगड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी के सामने कानून, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ का पालन करना ही पड़ेगा। मतलब जब कानून का जब डंडा चलता है तो उसके सामने कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार वाला नहीं हो सकता। उसकी नज़र से, उसकी नज़र में सभी लोग समान है। अगर उसने समान अपराध किया है उसको, व्यक्ति को समान सजा मिलेगी। इसका तात्पर्य कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, मतलब सबसे ऊपर कानून है, और कानून की नज़रों में कोई भी व्यक्ति समान है। और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह साधारण नागरिक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उन सभी को कानून को पालन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल मूल अधिकार में बताया था, चार्टर मतलब मैग्ना कार्टा, जिनमें सर्वप्रथम वहाँ के राजा या सम्राट को मूल अधिकार को मानना पड़ा, और उनको भी, सम्राट को भी विधि के नियमों के अधीन होना पड़ा। मतलब ये कहते हैं विधि समानता की बात करें, सर्वोच्च विधि है, कानून है, कानून की नज़र में सभी समान है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं बाहुबली वाला, मेरा वचन ही मेरा शासन है। मतलब लोकतंत्र में मेरा वचन ही मेरा शासन नहीं होता, लोकतंत्र में केवल एक ही शासन होगा, कानून का शासन। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, उदाहरण, कोई भी व्यक्ति खून करे, चाहे सरकारी अधिकारी खून करें या कोई भी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति खून करें या कोई अपराध करें, अगर दो व्यक्ति समान अपराध करते हैं तो समान सजा मिलेगी। उससे ये डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा कि वो व्यक्ति अधिकारी है और वो व्यक्ति कॉमन व्यक्ति, वो व्यक्ति नेता है, वो नेता दूसरा व्यक्ति है। अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाला हो, अगर उसने समान अपराध किया तो उसको सजा मिलेगी। यदि दो व्यक्ति एक प्रकार का अपराध करते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव से समान दंड मिलेगा। मैं आपके सामने फोटो शेयर करना चाहूँगा। एक प्रसिद्ध नेता का फोटो है जिन पर एक रेप का केस लगा था। उसकी वजह से मतलब
एग्जाम्पल देने का मेरे पीछे उद्देश्य यही है कि जब बड़े नेता ने भी जो क्राइम किया उसको भी वैसी सज़ा मिलेगी, जो एक कॉमन इंसान है जो सज़ा अपराध किया उसको भी सज़ा मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से ये वेरीफाई होता है, रूल ऑफ लॉ का नियम ये कहता है कानून की नज़र में सभी समान है। दूसरा कहता है कि कानून की नज़र में कोई विशेष अधिकार नहीं है। और तीसरा है सर्वोच्च स्थान कानून का है और विधि से ऊपर कोई नहीं है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, किसी भी श्रेणी से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति कानून की नज़र से ऊपर कोई नहीं है। कानून की नज़र से सभी समान है और कानून अपने नियमों और कायदों के अनुसार समान अपराध के लिए समान सजा देगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा विधिक से समानता की, जो एक मोटा है कि एक बच्चा 1, 2, 3, इस बच्चे की हाइट कम है, उसकी हाइट ज़्यादा, इसकी हाइट बहुत ऊपर में। तीनों व्यक्ति खेल के मैदान में, स्टेडियम में खेल को देखना चाहते हैं। तो विधि से समानता की बात ये कहती है तीनों को एक आधार प्रदान कर दिया, आपको तीनों को सारी एक दृष्टि प्रदान कर दी। अब आपको दिखता है या नहीं दिखता, आप मैदान को देख पाते हो या नहीं देख पाता। तो इसी दृष्टि की वजह से विधि से समानता को जो पहला प्रावधान है विधि के समानता, वो एक नकारात्मक रूप होती है। वो ये नहीं देखती उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे ये छोटा बच्चे को ये मैदान नहीं दिख रहा, बड़ा है उसको मैदान की दृष्टि को छोटा करने का प्रयास किया जाना पड़ रहा है। तो कानून की नज़र में तो ये इन्होंने दृष्टि दे दी। इस नज़र की वजह से ही विधि के समानता को नकारात्मक धारणा कहा जाता है। दूसरी बात आती है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण की परिभाषा अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो एक सकारात्मक धारणा है। जो विधि के समानता वो ब्रिटेन से ली है और विधि का समान संरक्षण वो अमेरिका से ली गई है। विधि के समान समता वर्ग विभेद का निषेध करती है। ध्यान से देखिएगा, वो किसी वर्ग की बात नहीं करती है, जबकि विधि का समान संरक्षण वर्ग या वर्गीकरण की अनुमति देता है। मतलब विधि के समानता और विधि का समान संरक्षण में अंतर यह है कि विधि के समानता वर्ग विभेद का निषेध करती है, जबकि समान संरक्षण वर्गीकरण की बात करती है। और यह वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? युक्ति होनी चाहिए और सबसे बड़ा बात लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो इलॉजिकल हो और युक्ति युक्त ना हो। इसी को चीज को देखते मैं कह सकता हूं समान लोगों में विधि समान होगी और असमान रूप से प्रशासित होगी, और अर्थात समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होगा। मतलब कहने की बात, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, कोई भी 10वीं का कोई भी पेपर, अगर पेपर बनाया जा रहा है, 10वीं क्लास का पेपर है, तो वो पेपर और 9वीं क्लास का पेपर, 10वीं कक्षा का पेपर अलग होगा और 9th कक्षा का पेपर अलग होगा, जो ये शो करती हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। दूसरा आता है समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। इसी को चीज़ को देखते हुए सरकार के द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो प्रतिनिधित्व की बात की है, महिलाओं के लिए अलग प्रावधानों की बात की है, वो इसी चीज़ को शो करती है। मतलब अगर किसी महिलाओं को, महिला एक समूह है, किसी पर्टिकुलर महिला नहीं है, महिला एक समूह है, वृद्ध जन, बच्चे, ये एक समूह है। अगर इन समूह के प्रति अगर किसी प्रकार का अलग से कानून बनाया जाए तो वो किसी का उल्लंघन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाबालिग बच्चा ने कोई अपराध किया है और एक बालिग बच्चे ने अपराध किया, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि जब बालिग बच्चे ने अपराध किया तो विधि से समानता का व्यवहार किया जाएगा, और जब एक नाबालिग बच्चे ने अपराध किया है तो दूसरा विधियों का समान संरक्षण की
व्याख्या आती। दूसरी बात आती महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाना, वृद्धों के लिए अलग से कानून बनाना विधियों का समान संरक्षण की व्याख्या करती है। इसी चीज को देखते हुए इसी कारण सरकार ने विभिन्न वर्गों के साथ अलग अलग कानून बनाने की बात की गई है। और जैसे महिला, वृद्ध, बच्चों के साथ अलग अलग कानून बना सकती है और उसी बना सकती है। इसी की वजह से महिलाओं के साथ घरेलू अपराध अधिनियम लाया, घरेलू हिंसा का विधेयक लाया गया, कार्य स्तर पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का कानून बनाया गया, वृद्धजनों के लिए पेंशन की योजना लाई गई, बच्चों के लिए बाल श्रम का अलग से कानून बनाया गया। मतलब इन चीज़ों को, वर्गों को देखते हुए विधियों का समान संरक्षण की परिभाषा लागू की जा सकती है और साथ ही सामाजिक और शिक्षा के आधार पर प्रावधान किए जा सकता है। मतलब रिजर्वेशन की जो बात की जाती है वो उसी चीज़ को लिए, शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन की बात होती है वो इसी को आधार बनाए, क्योंकि एक प्रकार का समूह बनाया। समूह कौन है? SC ST, समूह कौन है? OBC, समूह कौन है? EWS, समूह कौन है? अलग अलग, समूह कौन है? महिला। उन सभी समूह को बताकर इसी के आधार पर सामाजिक और शिक्षा के आधार पर प्रावधान किए जा सकता है। और प्रावधान किससे होते हैं? विधियों का समान संरक्षण से होते हैं। यहाँ विधि के समानता की बात नहीं हो रही है, विधियों के समान संरक्षण की बात होती है। दूसरी बात, तीसरी बात है सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की बात होती है। मतलब नौकरियों में जो आरक्षण की बात की जाती है वो एक वर्ग विशेष की बात करती है, वो विधि के समानता की बात नहीं है, विधियों का समान संरक्षण की बात की गई। और लास्ट में एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पुलिस और सेना के जवान ने गलत एनकाउंटर किया है। अगर एक तरफ पुलिस एनकाउंटर कर रही है, एक तरफ सेना के जवान एनकाउंटर कर रहे हैं, तो दोनों का विधि या कानून अलग अलग होती हैं। इसी की वजह से इसको समानता के अधिकार से बाहर किया, क्योंकि ये विधियों का समान संरक्षण है। विधियों का समान संरक्षण है। क्यों संरक्षण है? कि पुलिस और सेना किस कंडीशन की में एनकाउंटर कर रही है और पुलिस किस परिस्थिति में एनकाउंटर करी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। उसी चीज को देखते हुए विधि की जो समानता की बात है, अनुच्छेद 14 है, उसमें जो पहला प्रावधान की तुलना में सेकंड प्रावधान कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, जो एक प्रकार की सकारात्मक विचारधारा है जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये इसको मैं आपको वापस एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो मैं पूरा आपको दिया एग्जाम्पल, विधि के समानता और वापस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। समान परिस्थिति में समान व्यवहार की जगह वर्ग में जो विधियों का समान संरक्षण की बात की जाती है, वो बच्चा छोटा फिर बराबर ये बड़ा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो यहाँ जो एक था एक बक्सा, उस बक्से को उठा के इस बच्चे को दे दिया, इस वजह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ। अब तीनों मिलकर तीनों बच्चे, छोटा, मझला, उससे बड़ा बच्चा, तीनों मिलकर स्टेडियम में आराम से मैदान को मैच को देख सकते हैं। पूरी वीडियो में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं वापस, इसमें देख लिए, ये बच्चा नहीं देख सकता, ये बच्चा भी नहीं देख पा, देखने वाला केवल एक ही है। ये है विधि का समान संरक्षण और विधि के ये है विधि के समानता, जो एक नकारात्मक विचारधारा जिसने कह दिया ये नियम है, इसका पालन करना। तो इस नियम की वजह से बच्चा नहीं देख पाता, इस नियम की वजह से बड़ा बच्चा भी नहीं देख पाता, केवल एक बच्चा ही देख पाता। जबकि आगे बात कर रहे हैं विधियों का समान संरक्षण, इस बच्चे ने अपनी चीजों दी, ये देगा कौन? सरकार देगी। कौन देगा? संविधान देगा। कैसे देगा? इस चीज को उठा कर नियम कानून बना के इस बच्चे को दे दिया, ये बच्चा भी देख रहा है, ये बच्चा भी देख रहा है, ये तीनों। तो इन चीजों को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। ये एक सकारात्मक विचारधारा है, इसकी वजह से ये बच्चा ये तीनों बच्चे देख पाते हैं। इसी के कारण इसको सकारात्मक विचारधारा कहती है, जिसकी वजह से जो महिलाओं के, वृद्धों के, बच्चों के लिए अलग से जो कानून बनाए हैं विधियों का समान संरक्षण के रूप में ही बनाए गए। अब आता है सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 14, जो विधियों का समानता, विधियों का समान संरक्षण से कुछ ऐसे अपवाद है जो इसमें माने जाते हैं। मैं अगर आपके सामने एग्जाम्पल दूं, सामने दो फोटो आपके चर्चित चेहरे हैं जो हमारे देश और हमारे राज्य के प्रधान हैं। पहला हमारे जो देश के प्रधान है जिसका नाम है श्रीमान माननीय रामनाथ कोविंद साहब, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। दूसरा अपने श्रीमान जी माननीय कलराज मिश्र साहब, जो हमारे गवर्नर है। मतलब
14 के अपवादों में इन दो बड़े बड़े लोगों का नाम आता, दो बड़े बड़ी पोस्टों का नाम आता। कैसे आता है? राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। मतलब अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर कोई नियम कानून बनाते हैं जिससे किसी व्यक्तियों को उनको किसी प्रकार का विशेष अधिकार देते हैं, कुछ प्रायोरिटीज देते हैं, तो उससे किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। ये संविधान में उल्लेख किया गया। दूसरा, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार का दंडिक कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई क्राइम कर लेते हैं तो उस क्राइम के दौरान विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण कानून लागू नहीं होगा। जबकि विधि का समक्ष समानता क्या कहती है कि सबसे ऊपर लॉ है। लेकिन ये दो अपवाद है जो ये कहते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम होता है, कोई भी दंडिक कार्रवाई होकर क्रिमिनल काम हो जाता है, तो उसके लिए विधि का समान संरक्षण की समानता का अधिकार इसमें दोनों पे लागू नहीं होता। तीसरा अपवाद आता है, सामने आपको चीज देखिए, एक तरफ आपकी संसद है, दूसरा हमारे राजस्थान की विख्यात विधानसभा है। दोनों को फोटो देखिए, इसको चीज को मैं आपके सामने इसलिए देना चाहता, ये दोनों में जो भी वर्किंग करते हैं, चाहे संसद में काम करने वाले लोग हैं, संसद के सदस्य और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को भी सत्र प्रारंभ होने पर संसद और राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य सत्र शुरू होने के समय फौजदारी या दीवानी किसी भी केस में न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी भी संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य ने कोई भी उसके सामने उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला होता है, दीवानी मामला होता है, तो उन व्यक्तियों को लॉ के समक्ष या न्यायालय के समक्ष पेश करने होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जो रूल ऑफ लॉ का एक अपवाद है। अगली बात, संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य संसद में बोले गए शब्द, भाषण या दिए गए मत के लिए कोई भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हो। मतलब अगर किसी संसद के सदस्य ने कोई भी अपना विचार प्रस्तुत किया, कोई भी बात बोली है और वो समानता का अधिकार के विरुद्ध होती है, तो भी उस व्यक्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगली बात आती है, अगला राज्य के नीति निर्देशित तत्व है, जो मूल अधिकार के जो समानता का जो अधिकार है उसका एक अपवाद है। कैसे? आप देखिए, अनुच्छेद 31C अपवाद है। 31C क्या होता है? इसके अनुसार राज्य 31C क्या है? जो नीति निर्देशित तत्व प्रभावी करने के प्रावधान है। 31C कहता है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में कोई समस्या आती है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, उसमें नीति निर्देशित तत्व को वरीयता दी जाती है, क्योंकि व्यक्ति से ऊपर समाज है और समाज के ऊपर देश है, और ये नीति निर्देशित तत्व देश के वेलफेयर की बात करता है। और उस वेलफेयर करने के लिए कोई भी अगर मूल अधिकार आड़े आता है तो अनुच्छेद 31 के तहत उसको प्रभावी बनाया जा सकता। तो अनुच्छेद अपवाद, इसके अनुसार राजनीतिक सिद्धांतों का पालन करके अनुच्छेद 39 के तहत कोई भी कानून बना सकता है, और इस जो कानून बनता है वो समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। कैसे? अनुच्छेद 39 कहता है, राज्य अपने निर्देश इस प्रकार संचालित करेगा, पुरुष और महिला कार्मिकों को समान काम का समान वेतन। क्योंकि परंपरा आती है महिलाओं को 200 रुपये दे दो और पुरुष को 500 रुपये दे दो, लेकिन यहाँ परंपरा नहीं आती, यहाँ संविधान है, और संविधान के नीति निर्देशित कहता है जो व्यक्ति समान काम करेगा तो समान वेतन मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री कामगारों को स्वास्थ्य और शक्ति का और बालकों को सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन सके कि जिसमें महिलाओं और बच्चों को जो अपनी खुद की कंडीशन है खराब हो सके, उन खराब अवस्था में भी रोकने के लिए प्रयास किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, बालकों के स्वास्थ्य विकास, इसी चीज को लेकर बाल श्रम को रोकने का भी प्रावधान किया गया। मतलब 39 में जो प्रावधान दिए उस प्रावधान में और अनुच्छेद 14 के जो समानता का अधिकार में कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो मूल अधिकार समानता का अधिकार पर नीति निर्देशित तत्वों को वरीयता दी जाएगी, जो समानता के अधिकार का एक अपवाद है। अगला अपवाद, विदेशी संप्रभु शासक को विदेशी शासक आ गया, राजदूत आ गया, राजनयिक आ गया, उसके द्वारा कोई भी क्राइम हो गया तो उसकी सुनवाई भारत की विधि के अनुसार नहीं होगी, वो सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानून के अनुसार
होगी। कुल मिला के जो अपवाद है, जो ये कहते हैं कि विधि की समानता की बात के, ये मोटे मोटे 6 अपवाद है। अगर मैं वापस में आपसे बात करूं, विधि की समानता, विधियों का समान संरक्षण, जो समानता का अधिकार का पहला प्रावधान है, इसके माध्यम से ये क्या है, कहा जाता है कि सबसे ऊपर लॉ है, कानून के ऊपर कोई नहीं है।